हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरे ट्यूब के ऊपर क्विजेस। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एक्सरे ट्यूब्स एंड देयर कंपोनेंट्स। शॉर्ट वीडियो होगा, इतना भी लेंथी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैथोड इन एन एक्सरे ट्यूब। ठीक है, जो एक्सरे ट्यूब में जो कैथोड है, कैथोड का फंक्शन क्या है। ठीक है, फर्स्ट फोकस द एक्सरेज, प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फिल्टर द एक्सरेज, रोटेट द एनोड। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आंसर। देखो, जो एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब में क्या है, कैथोड, देन इधर आपका एनोड हो गया। ठीक है, तो बेसिकली कैथोड में क्या क्या होता है, फिलामेंट करंट ट्रेवल करता है। तो फिलामेंट करंट ट्रेवल करता है तो थॉर्मियोनिक एमिशन होता है, एक प्रोसेस है, इसका नाम है थॉर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होके रिलीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होके रिलीज होता है, जो कि एनोड के साथ बॉम्बार्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, produces the electron, production of the electron. Okay, this is the answer. Next question, which material is most commonly used for the anode target? Copper, tungsten, molybdenum or lead? Please comment the answer. देखो, डिस्कस करते हैं। आपका एनोड का टारगेट क्या होना चाहिए, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। आपका हायर एटॉमिक मास, हायर एटॉमिक नंबर, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिलियंस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, हीट कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर है टंगस्टन। ठीक है, डब्लू एटॉमिक नंबर है 74। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, एंड इसका हीट रेजिलियंस, हीट कंडक्टेंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा है rather देन अदर मेटल्स और अदर एटम्स। ठीक है, इसीलिए आंसर इज टंगस्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a rotating anode X-ray tube, what is the main advantage? Okay, तो rotating anode X-ray tube में advantage क्या है? ऑप्शंस है लोअर कॉस्ट, हायर हीट कैपेसिटी, स्मॉलर साइज, लोअर बोर्ड पिच। ठीक है, तो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब क्या है, जो आपका एनोड है, अगर वो रोटेट करेगा कंटिन्यूअसली, उसे हम बोलते हैं रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। ठीक है, इसको क्यों बनाया गया है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे जब हीट होता था, तो इधर क्या होता था, हीट ज्यादा जनरेट होता था। ठीक है, हीट का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो एनोड का लाइफ स्पैन कम हो गया। इसके वजह से क्या किया गया, एक्सरे जो एनोड है इसको रोटेट किया गया। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से हिट होगा, तो ये रोटेट होके इस जगह पे आ जाएगा, तो फिर से ये हीट हुआ, फिर आपका जो जो भी आपका क्या रोटेटिंग पाथ है, वो सारा इलेक्ट्रॉन के साथ हीट होगा एंड एक्सरे प्रोडक्शन होगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, आपका हीट का कंडक्शन ज्यादा अच्छे से हो पाया एंड हायर हीट कैपेसिटी हुआ। द आंसर इज द सेकेंड, हायर हीट कैपेसिटी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज फॉर द एक्सरे ट्यूब। तो हमें क्या करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्टेप डाउन, स्टेप अप, आइसोलेशन और ऑटो ट्रांसफार्मर। वेरी इजी, लास्ट वीडियो में जो एक्सरे ट्यूब जनरेटर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर, आप लोग के याद होगा। तो अगर वोल्टेज को बढ़ाना है, तो ओनली द वन आंसर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर वोल्टेज को कमाना था तो स्टेप डाउन होता, अगर वोल्टेज को सेम ही रखना था, जस्ट फॉर द आइसोलेशन पर्पस था, मतलब सर्किट को बचाने के लिए, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। अगर हमें ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों यूज होता है, आपका केबी सिलेक्ट करने के लिए, कितना केबी आप देना चाहते हो, इसलिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका ही आंसर क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which generator type provides the most consistent X-ray output? कंसिस्टेंट एक्सरे आउटपुट कौन देगा, सिंगल फेज, ट्रिपल फेज, हाई फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर डिस्चार्ज। आपको आना चाहिए, अगर आप वीडियो देखे हैं तो ये आंसर आपको आना चाहिए, कमेंट कीजिए थोड़ा आंसर। तो आंसर इसका आ जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ठीक है,
क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर का रिपल फैक्टर बहुत ही कम था, ठीक है, आई थिंक लेस देन 1% था रिपल फैक्टर। तो बहुत ही वोल्टेज ड्रॉप कम होता है इसमें, एंड इसका हाई फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा कंसिस्टेंट करंट फ्लो होता है। सो ज़्यादा कंसिस्टेंट आपका एक्सरे आउटपुट हो गया। सबसे बुरा एक्सरे आउटपुट कौन से फेज में निकलेगा? सिंगल फेज में। ये सबसे लीस्ट है, ये सबसे एफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द टिपिकल वोल्टेज रेंज फॉर द डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स? ओके, तो ऑप्शंस आर 1 to 5, 10 to 20, 30 to 150, 200 to 500 किलो वोल्टेज। कितना वोल्ट होना चाहिए डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में? कमेंट कीजिए आंसर। तो देखो, नॉर्मल आंसर डिस्कस करते हैं। नॉर्मल आपका जो हाउस होल्डिंग है तो कितना वोल्ट देते हैं? 220 टू 240 वोल्ट। लेकिन एक्सरे में जो चाहिए किलो वोल्टेज में चाहिए, किलो मीन्स 1000। The answer is 30 to 150. 30 into 1000 means 30,000 voltage to 150,000 means 1,50,000 वोल्ट। ठीक है, 30,000 वोल्ट टू 1,50,000 वोल्ट हमें रिक्वायरमेंट है एक्सरे ट्यूब में डायग्नोस्टिक एक्सरे प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकसिंग कप इज पार्ट ऑफ व्हिच कंपोनेंट? वेरी इजी क्वेश्चन। फोकसिंग कप कौन से एक्सरे ट्यूब कंपोनेंट का पार्ट है? तो ऑप्शन सर, कैथोड, एनोड, हाउसिंग एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम। इजी आंसर, कैथोड। कैथोड में फिलामेंट है, फिलामेंट के आगे ही आपका फोकसिंग कप है। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को फोकस करके एनोड के एक ही जगह पर हिट कराना, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्यूब हाउसिंग? ट्यूब हाउसिंग का पर्पस क्या है? जो एक्सरे ट्यूब है उसके ऊपर हाउसिंग किया जाता है, तो इसका पर्पस क्या है? सपोर्ट द पेशेंट, शील्ड द रेडिएशन, कूल द एनोड, फोकस द बीम। कौन सा आंसर होगा? कमेंट कीजिए। सो सिंपल आंसर, शील्ड द रेडिएशन। तो रेडिएशन शील्डिंग के लिए हमारा ट्यूब हाउसिंग जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा ये एक्सरे ट्यूब हो गया, ठीक है, ये हमारा एक्सरे ट्यूब। इसमें आपका एक्सरे प्रोडक्शन हो रहा है, बैकग्राउंड स्कैटर्ड रेडिएशन प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो पेशेंट के अलावा जो नॉर्मल टेक्नीशियन भी है, अलग पब्लिक्स भी है, वो भी एक्सपोजर खाएंगे ना। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हाउसिंग बनाया जाता है, जो कि रेडिएशन को सील्ड करता है मशीन से बाहर निकलने के लिए। मशीन से बाहर ना निकले इसीलिए हमारा शील्डिंग रहता है रेडिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच जनरेटर टाइप यूजेस स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द एक्सपोजर? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देखिए। व्हिच जनरेटर टाइप यूजेस स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द एक्सपोजर? जब हम एक्सपोज करते हैं तो जो एक्सरे निकलता है तो स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी से निकलता है। तो कौन से जनरेटर टाइप में ये होता है? हाई फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटर डिस्चार्ज, थ्री फेज, सिंगल फेज। अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। द आंसर इज द कैपेसिटर डिस्चार्ज। ओके, आंसर इज कैपेसिटर डिस्चार्ज। कैपेसिटर का प्रिंसिपल आप तो जानते होंगे। आपका जो घर में जो फैन, सीलिंग फैन यूज होता है, उसमें आप कैपेसिटर देख रहे हैं। कैपेसिटर आप खरीद के लाते हैं ज्यादा स्पीड में बुलने, मतलब घूमने के लिए फैन, ठीक है। तो कैपेसिटर का प्रिंसिपल ये है कि आप इलेक्ट्रिकल चार्ज दो, ये पूरा अच्छे से स्टोर करके रखेगा, एक ही झटके में सारा चार्ज निकल देगा विद इन 0.2 सेकेंड। सारा सारा चार्ज ये निकाल देगा। तो ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। तो स्टोर्ड बहुत सारा एनर्जी को स्टोर करेगा, और बहुत ही कम टाइम में ये सारा एनर्जी, सारा चार्ज ये एमिट कर देगा। क्यों? ज्यादा पावर चाहिए एक्सरे प्रोडक्शन के लिए, तो कैपेसिटर ही काम आएगा। कैपेसिटर अगर है तो ज्यादा अच्छे से ये बहुत कम टाइम में एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा, ये चार्ज प्रोवाइड कर पाएगा। तो बेसिकली जो मोबाइल एक्सरेज है, जो पोर्टेबल एक्सरेज है, जो मेडिकल में यूज होता है बेड साइड के लिए, तो उसमें क्या होता है, मतलब ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा हाई वोल्टेज करंट सप्लाई हम कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते, ये पोर्टेबल है ना। तो ज्यादा मशीन, ज्यादा जनरेटर उसमें नहीं डाल सकते। तो इसीलिए मोबाइल और पोर्टेबल एक्सरेज में हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज टाइप जनरेटर यूज होता है फॉर द स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द एक्सपोजर पर्पस। ओके, so this is the interesting question you can remember. And the last question, what is the function of the
ऑटो ट्रांसफार्मर इन द एक्सरे सर्किट। ऑटो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, आई थिंक अभी डिस्कस किए हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, वीडियो में बताया है, जो एक्सरे जनरेटर में हम डिस्कस किए थे। तो ऑटो ट्रांसफर का मतलब क्या है, जो ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप स्टेप डाउन था, तो ये ऑटो रेगुलेट करता है, स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है। तो क्या आंसर क्या होगा, ऑप्शन है एडजस्ट द फिलामेंट करंट, केवीपी सिलेक्शन, रेक्टिफाई द करंट, रोटेट द एनोड। कमेंट कीजिए आंसर। आंसर इज द सिलेक्ट केवीपी। ओके, तो केवीपी सिलेक्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर रखाया गया है। ऑटो ट्रांसफार्मर का मतलब ही ये है कि जितना भी वोल्टेज आएगा, मतलब 10 वोल्ट है, ये इसको बढ़ा के 100 भी कर सकता है, इसको घटा के 5 भी कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन स्टेप अप और वी कैन स्टेप डाउन द वोल्टेज। ओके, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो केबीपी सिलेक्ट करने के लिए इन्हें ये यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया शायद क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर द मोर क्विजेस वीडियोस। तो आपको किस टॉपिक में आप एमसीक्यूज चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच।